Good morning, Sat Shri Akal. I, Miss Kavalprit Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I have completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified in the subject of Commerce. तो जैसे कि आपको पता है, मैं कॉमर्स और पेपर 1 के लिए गाइडेंस देती हूँ। तो वैसे ही मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है पेपर 1 की कुछ टॉपिक्स की, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर, और कॉमर्स का अब तक मैंने इनिशियल गाइडेंस दिया आप लोग के साथ, और मैंने वीडियोस बनाई है सिलेबस डिस्कशन पर। तो मैंने यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे कॉमर्स पेपर 2 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और मैं हर वीडियो में, हर सेशन के स्टार्ट में हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जब भी स्टडी करने बैठिए कोई भी एग्जाम के लिए, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छे से हमें सिलेबस समझ आ जाएगा उतने अच्छे से मुझे समझ आएगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, और आगे मैं कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत कर सकती हूँ या कौन से टॉपिक्स अभी तक मैंने पढ़े ही नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा पेपर 2 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 40% भले ही पासिंग हो, बट हमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पर जाना रहता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स है, और यूनिट 2 जो मैंने हाईलाइट किया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, और यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके टॉपिक्स पर, क्योंकि ये थ्योरी भी टॉपिक्स है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। बट कुछ टॉपिक्स हमारे जैसे यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, या यूनिट 5 या यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर भी आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आए, तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, बट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स पर यस, हमें 2 या 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ सकते हैं। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम हमारा प्योर थ्योरी टॉपिक है। यूनिट 7 एज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो भी प्योर हमारा थ्योरी टॉपिक है। यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्योर थ्योरेटिकल। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अगेन इट इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक, बट यूनिट 10 में हमारे पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पर आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपने इस अटेम्प्ट का फॉर्म भरा हुआ है तो ये आपके लिए वीडियो मेरी रिवीजन जैसी हो जाएगी, आपको पता हो जाएगा आपने कितने टॉपिक्स अब तक कवर किए, या आप अभी कुछ दिनों के लिए स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले तो आपको डेफिनेटली मेरी वीडियो से पता हो जाएगा कि हमको सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड करना है और हर सिलेबस के हेडिंग्स के अंदर कैसे सब टॉपिक्स है जो हमें कवर करने रहते हैं। अभी हमें परसों की बात है, यूजीसी चेयरमैन जी ने बताया था कि हमारे फॉर्म की एक्सटेंशन होने वाली है, बट अब तक मुझे तो सुबह तक एनटीए की वेबसाइट पर कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं दिखा जहां पर मुझे पता लगे कि रजिस्ट्रेशन है, बट डेफिनेटली वो एक्सटेंड होनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट भी दिया था। तो आप प्लीज एनटीए की वेबसाइट चेक कर दीजिए, और इनकेस अगर आप नहीं भी भर पाते फॉर्म तो प्लीज ये याद रखिए कि हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जितनी मेहनत अभी से करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, उतनी जल्दी आप अपना रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है आपने कभी भी कॉमर्स के अंडर ग्रेजुएट में नहीं पढ़ा हो, या मे बी आपने अंडर ग्रेजुएट में इसकी स्पेशलाइजेशन की हो, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस वाले कुछ स्ट्रीम्स रहते हैं, या मैं बोलूं स्पेशलाइजेशन रहते हैं, और हो सकता है आपने मास्टर्स में भी इसकी स्पेशलाइजेशन की हो, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, बुक से नहीं पढ़ा जा सकता। ये बेसिक हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम बचपन से तो बैंक में जा रहे हैं, हमने स्कूल लेवल में इस टॉपिक पर कभी स्टडी किया होगा, कभी हमने रिजर्व बैंक इंडिया या हम अपना करेंसी नोट भी देख लेंगे, तो उसमें से भी हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है। तो आइए ये सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मेन हेडिंग्स में बैंक एंड इट्स टाइप्स, फिर हमारे पास बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिर हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, फिर हमारे पास इंश्योरेंस। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से ना कुछ हमारे ऐसी चीजें जो हमें आम इंसान की तरह जनरल इंफॉर्मेशन
या मैं बोलूँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो बैंकिंग एंड ऑल, वहां पर भी आपको हेल्प हो जाएगी। और ये सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं है, राइट फ्रॉम बैंकिंग की हिस्ट्री से लेके अब तक डिजिटाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स जो भी हो रहे हैं वो सब इसका कवर हो जाता है। ठीक है, आप रोज जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप जी पे कर रहे या आप पेटीएम यूज करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको आरबीआई के बारे काफी चीजें पता लगती है। ठीक है, जैसे बेसिक क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन है। अगर हमें ये भी नहीं पता तो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं अपनी अवेयरनेस में। और कहीं ना कहीं ये चीजें इस लेवल तक जब आप एक मास्टर्स का एग्जाम दे देते हैं और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमें समझ आनी बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं बैंक एंड इट्स टाइम। जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं उसकी डेफिनेशन से लेके उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, ये तो हम कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब आपको याद रखना है हमारे सिलेबस में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आ रहा है। फिर बैंक्स, बैंक की डेफिनेशन, उनके फंक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, क्या वो पहले प्राइवेटाइज था या पहले वो गवर्नमेंट का था या पहले वो पब्लिक का था। ठीक है, कितने बैंक्स थे, फिर बैंक्स की फेज वाइज नेशनलाइजेशन हुए। तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया से पढ़ते हैं। 1949 में अगर नेशनलाइजेशन हुआ या उसके बाद भी कभी नेशनलाइजेशन हुआ तो टोटल कितने बैंक्स आज हमारे पास नेशनलाइज्ड है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कहाँ से कवर हो रहे हैं, हिस्ट्री एंड ग्रोथ। आई नो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमको एक्चुअली थोड़ा सा रट्टा ही मानना पड़ता है, जैसे मैं बोलूं ईयर्स। ठीक है, या हिस्ट्री में हमारे पास बैंकिंग से कहां से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ये सिलेबस को हम बोल सकते हैं स्टैटिक, मतलब ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जैसे अब नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए कि 1949 में क्या हुआ या बैंकिंग की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर आपका स्कोरिंग बहुत इजी है, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे चेंज बिल्कुल भी नहीं होते। टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारे पास आ जाए कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक्स तो मुझे पता लग गया, बट व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है। अगर मैं कमर्शियल बैंक्स की बात करूं वो शेड्यूल्ड बैंक से कहाँ डिफर करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है आरआरबीज। आरआरबीज होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये कब से एग्जिस्टेंस में है, इनका मेन मकसद क्या है, ये पर्पस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इनके लिए कौन सी कमिटीज है या इनको कौन प्रमोट कर रहा है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाबार्ड, अब मैंने जब यहाँ पर नाबार्ड लिखा है, ये कौन से सेक्टर का बैंक है, या मैं बोलूँ ये कौन से स्पेशलाइज्ड बैंक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, ये किसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, या इसके अंडर कितने बैंक्स कंट्रोल में है, प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, पब्लिक बैंक्स कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड, कोऑपरेटिव। अब आपको जैसे पता है रिसेंटली हमारा पीएमसी बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, उनका फ्रॉड हुआ था। ठीक है, वो बहुत सारी इश्यूज में फंसा हुआ बैंक, कितने डिपॉजिटर्स का उनमें पैसा फंसा है। तो यहाँ पर आप ये जब न्यूज भी देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, क्यों सेफ था, क्या नेशनलाइज बैंक में हमें पैसा डालना चाहिए था, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या मैं बोलूँ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या रेगुलेशन डाली है। तो ये सारी चीजें तो हमारी रोज की न्यूज से ही अब पता लग जाती है। अब कितने फॉरेन बैंक्स है, जब फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनको कौन सी रेगुलेशन है। ठीक है, क्या वो विदाउट परमिशन इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं, क्या हमारे बैंक फॉरेन में जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे टाइप्स ऑफ बैंक से आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको मैच का कॉलम आ सकता है, या एसर्शन रीजनिंग आ सकता है, या इनकी हिस्ट्री आ सकती है, या पूछा जा सकता है कि कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कि कौन से ईयर से एस्टैब्लिश हुए, या आरआरबीज के लिए कोई कमिटी बनी है क्या। फिर हमारे पास टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं तो आपको साथ में फिस्कल पॉलिसी भी याद आनी चाहिए। ठीक है, भले वो इस अदर टॉपिक का है कि नहीं, बट इट इज रिलेटेड। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ये तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो हम 12th में इकोनॉमिक्स में ही स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है, वो क्वालिटेटिव से कैसे डिफर करती है, क्या कोई रेगुलेशन है, या मैं बोलूँ अगर फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी में क्या डिफरेंस है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट्स दी होती है और पूछा जाता है आप बताइए कि इसमें से कौन सी फिस्कल के लिए, तो ये तुरंत समझ आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों फ्रेम किए जाती है, क्या उसके लिए कोई कमिटीज है, या उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, या हम ये सब प्रोसेस क्यों स्टडी कर रहे हैं। फिर हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, इसका मैं बोलूँ ये कब, क्या पहले ये प्राइवेट बैंक था कि ये नेशनलाइज्ड बैंक है,
कि ये कंट्री का सुप्रीम बैंक है, ठीक है। अब उसके फंक्शंस, अगर मैं बोलूँ करेंसी कौन इश्यू करता है या नोट्स कौन बनाता है, या फिर मैं बोलूँ कॉइन्स किसकी जिम्मेदारी, तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जब भी एक टॉपिक को स्टडी कीजिए उसकी हिस्ट्री से लेके अब तक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं हमको बुक से ही मिल जाए। अगर आपने न्यूज़पेपर या न्यूज को भी रेफर करते हैं तो वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको स्टडी करना जरूरी है। इंडिया में कैसा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर क्या वेरियस सब टॉपिक्स है, वो यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट। तो अभी जैसे आपको पता है बहुत सारी कमिटीज बनती है, जैसे आज मैं बोली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो किन के नाम पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हायर एजुकेशन में कोठारी कमीशन पड़ेगी, तो वैसे बैंकिंग इंश्योरेंस से कौन जुड़े हुए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पावर्टी कमिटी बनी, पावर्टी रिपोर्ट, तो वो किसने कब, तो ये सारे मैच द कॉलम से आ सकते हैं। ये कमिटी ने क्या डिसाइड किया, ठीक है, क्या इनके बेस पर कोई कमीशन है या इनके बेस पर कोई डिसीजन लिया गया, या फ्यूचर में अभी ये कौन हैंडल कर रहा है। जैसे अभी मैं बोलूं मल्होत्रा कमेटी, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए मल्होत्रा कमेटी कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है। ओके, सो कैपिटल एडिक्वेसी। अब कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, ये भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आया एग्जिस्टेंस में, हम कैसे बताते हैं कि कैपिटल एडिक्वेट है, क्या ये सिर्फ फॉरेन बैंक्स को जरूरत है या इंडियन बैंक्स को। अब हम एक बैंक की साउंडनेस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बेसल नॉर्म्स। अब बेसल नॉर्म्स का फुल फॉर्म से लेके वो कितने फेजेस में आए, एट प्रेजेंट क्या बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल है, ये कौन सी कंट्री से हमने लिया, तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं पर आ जाते हैं। फिर हमारे पास रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। अब आपको पता है कभी भी हम कोई भी फाइनेंस, अकाउंट्स या बैंकिंग में काम करें, हमारे रिस्क तो ऑलमोस्ट बिजनेस में रहते ही रहते। तो अगर रिस्क है तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, क्या हम उस रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिस्क होते हैं जो सिस्टमैटिक है, नॉन सिस्टमैटिक। अब मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करता है बिजनेस को, गवर्नमेंट रेगुलेशन को या कस्टमर्स को, उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फिर हमारे पास दूसरा एक टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब आपने बहुत सारा इसमें न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा, अब हम कैसे बता देते हैं कि क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स कितने। जैसे अब मैं बोलूं सब स्टैंडर्ड एसेट्स 180 डेज 90 डेज, ये सब क्या जुड़ा हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। हम एनपीओ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या एक कंट्री में बहुत ज्यादा एनपीए, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीओ हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे पास है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो डेफिनेटली आप रोज यूज करते, ठीक है। जैसे आप एनईएफटी कराया, ट्रांसफर करा, आरटीजीएस क्या है, ठीक है। आप बैंक में एक सिंपल पे स्लिप भरते या आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं या आप एटीएम सर्विस यूज करें, आप एटीएम पर कितनी फ्री ट्रांजैक्शन अलाउ है, क्या हमको उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, अब तो हम कितने ज्यादा डिजिटाइजेशन पर आ गए, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं से आते हैं। ई वॉलेट से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बैंक्स में चैटबॉट्स है क्या उनके वेबसाइट पर, तो ये सब कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। एनटीए वाले अगर पेपर डिफिकल्ट करे, बट आप ये याद रखिए एनटीए रीसेंट अपडेट्स लेता है, हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ एज ए टीचर्स, एज ए लेक्चरर्स, आपको करियर बनाना है तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या कवर हो रहा है, क्या मोबाइल बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का पार्ट है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, हमारे पास कितने ई वॉलेट्स, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स अभी बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखिए रोज न्यूज में आ रहा है, जब से हम पेंडेमिक में आए ऑनलाइन चीजें बढ़ गई है, बट उसकी वजह से फ्रॉड्स भी बढ़ गए। क्या उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन है, क्या उसके लिए हमारे पास कोई एक्ट है। तो जब आप ये स्टडी करोगे और आप जब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का भी हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 9 है, उससे भी कुछ सारी चीजें यहाँ पर जुड़ जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ आपका कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह से ओवरलैपिंग है सब्जेक्ट्स के साथ। आप इसको पेपर 1 में भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन, क्योंकि दैट इज अ नॉर्मल। आप डिफरेंट एक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स के लिए कोई एक्ट है क्या, इंडिया में कोई लॉ है, तो वो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स में भी कवर हो सकता है, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो हमारा बैंकिंग से भी जुड़ा हुआ है। फिर मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से कौन सा ऑफलाइन मेथड है, कौन सा ऑनलाइन। चेक के ऊपर आप बेसिक चेक को भी कभी ऑब्जर्व करेंगे, उसमें बैरर क्या होता है, ठीक है, हम स्ट्राइक क्यों करते हैं, या उसके ऊपर आजकल कितने दिन में वो चेक क्लियरेंस होती है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक अगर चेक बुक को भी देखते हैं तो आपके वहीं पर आंसर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं सब्जी खरीदने जा रहे, यहाँ पर हम कौन सी मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके प्लेयर्स कौन है, प्लेयर्स मतलब कौन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, फाइनेंशियल मार्केट कितनों में डिवाइड है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अगर आपको याद हो, ये 12th स्टैंडर्ड में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट क्या ऑर्गेनाइज्ड है क्या अनऑर्गेनाइज्ड है, मनी मार्केट के रेगुलेशंस क्या है, डिफरेंस क्या है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। हम कैपिटल मार्केट में क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, या वहां पर सिर्फ बिजनेस लोग ही आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कहां पर आते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। डेफिनेटली जब आप एक पूरा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट, आप जब भी टॉपिक पढ़ो आप देखो कि उसमें एनटीए हमारे यूजीसी का सिलेबस क्या है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको पता लगता है हम क्या कवर कर रहे हैं, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन है। फिर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस, हर बार आपको क्वेश्चन आता है, एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी कहाँ है, बीएससी कहाँ पर लोकेटेड है, क्या ये एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, कब से इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है, आज उसके पार्टिसिपेंट्स कैसे, जैसे मार्केट में अभी क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में हम बात करें, ट्रेडिंग की मार्केट में, अब ट्रेडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजी जो हमको पता नहीं होगा, जैसे मैं बोलूं मार्केट में हम बोले रिसेशन चल रहा है, ठीक है, या तो मार्केट आज बहुत हाई है या मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। अब हम बात करें बुल बेर, अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे कॉमर्स के सिलेबस का है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का क्या रोल है, सेबी क्यों एग्जिस्टेंस में आया, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था सिलेबस में हमारे पास एथिक्स एंड गवर्नेंस, सेबी के फंक्शंस क्या है, सेबी का हेडक्वार्टर किधर है, क्या सेबी की ब्रांचेस है, सेबी के क्या पावर्स है, और सेबी क्या कर सकता है अगर कुछ फ्रॉड्स हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं, सेबी के टॉपिक से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, अब यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी क्या होती है, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट की, ठीक है, कितनी सिक्योरिटीज है, क्या हम एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कहां पर आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक्स, उनकी हिस्ट्री से लेके ये बैंक्स क्यों एग्जिस्टेंस में है सॉरी, ये बैंक्स कितने टाइप्स के हैं, जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, क्या ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, क्या ये इनसे डेवलपमेंट हो रही है, एसएफसी क्या है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। जब मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये कब एस्टैब्लिश हुए, यूटीआई का दूसरा नाम क्या है, क्या यूटीआई आज भी एग्जिस्टेंस में है या एक्सिस बैंक है, ठीक है, सिडबी कब आया, सिडबी का मेन फंक्शन क्या है, सिडबी किसका पार्ट था, क्या सिडबी इंश्योरेंस से जुड़ा है, बैंकिंग से, आईडीएफसी। तो राइट फ्रॉम द ईयर इनका मेन पर्पस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किस चीज में डील करते हैं, इन सबका डिफरेंस क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेवलपमेंट से बनते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब इनका नाम ही है नॉन बैंकिंग, बट आर दे एक्चुअली बैंक्स और दे ऑपरेट लाइक बैंक्स। अच्छा ये नॉन बैंकिंग है तो डेफिनेटली ये बैंक्स की तरह तो होंगे नहीं, बट कुछ तो इनमें कॉमन होगा, तो अनकॉमन क्या, इनका रोल क्या है, क्या हम इनसे रोल डील करते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। फिर हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड्स क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, कितना रिस्क फैक्टर है, म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशन कौन करता है, हमारे पेंशन फंड्स क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कितने हो चुके हैं प्रेजेंट, लीगल रिफॉर्म्स क्या है, फॉरेक्स, अभी फॉरेक्स मैंने लिखा है, फॉरेक्स का मतलब क्या है, अब आप कभी जाते हैं लॉकर फैसिलिटी लेने बैंक में, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज, तो आप देखोगे कितने सारे डिजी लॉकर्स भी आते हैं, लॉकर्स प्रेजेंटली अवेलेबल है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके हैं, डिजिटाइजेशन और पहुंच। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स क्या है, कौन से ईयर में हुआ, ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट से, तो ये सारी चीजें हमारे यही सिलेबस से कवर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखते हैं तो हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बैंक्स एंड इन टाइप्स है, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया है, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशंस है, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, हम रोज अपनी लाइफ की बात करते हैं इंश्योरेंस की, पैंडेमिक में तो हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो इंश्योरेंस का मीनिंग, उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे पॉलिसी क्या है, प्रीमियम क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स कितने, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसके अंदर लॉस क्या है, री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, कल हमारा रिस्क हो जाएगा तो क्या हम उसको क्लेम कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिस्क है, ठीक है, उसमें एक होते हैं नॉन इंश्योरेबल इंश्योरेंस, जैसे अब मैं बोलूं फैशन चेंज हो गया तो ऐसी चीजें कवर नहीं होती इंश्योरेंस के अंदर, बट यस अगर आपका क्या मोबाइल फोन चोरी हो गया लोकल ट्रेन में मुंबई में, वो कवर हो रहा है क्या, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें कौन कवर हो रहा है, कितना पॉलिसी हम, कौन सी पॉलिसी है, कितना प्रीमियम हमने लिया है, कौन डिपेंडेंट है, हम रिस्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये वेरियस इंश्योरेंस बॉडी, इनकी कमिटीज, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसके पहले कौन था, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके, एपेक्स बॉडी कौन है इंश्योरेंस की, उसका बैंकिंग से क्या रिश्ता है,
तो अगर मैं बोलूँ ये भले छोटा सा सिलेबस है, बट आप जब स्टडी करने जाते हैं आपको, और मैं बोलती हूँ ये क्यों सब्जेक्ट इजी है, क्योंकि ये कॉमन है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको ऐसे कुछ रट्टा नहीं मानना। तो देखिए बैंक एंड इट टाइप्स से हमने ओवरव्यू देखा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो मेन हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग्स है, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। बट टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपको कभी आरआरबी पर क्वेश्चन आ सकता है, कभी एक्ट के ऊपर आ सकता है, कभी उनके स्पेशलाइजेशन पर आ सकता है। इस बार कमर्शियल बैंक्स पर आया, तो हो सकता है अगली बार कोऑपरेटिव बैंक्स पर आए। ठीक है, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको ये देखो हर सब टॉपिक के अंदर हमको बहुत टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, फर्ज है कि हम ये सब टॉपिक्स को स्टडी करें। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस है, उसमें सिक्योरिटीज क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के, हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं, यहाँ पर कहीं पर भी सिलेबस में एडीआर और जीडीआर नहीं लिखा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी, बट आपने कभी ना कभी एसपी या एसएस टॉपिक में पढ़ा ही है, तो आपको ये समझना है कि वो भी पार्ट ऑफ सिलेबस है, भले वो हेडिंग्स में नहीं लिखा है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, जैसे सेबी है, आरबीआई। तो क्या आरबीआई म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, ठीक है, या एएमसी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, या मैं बोलूं क्रिसिल क्या है, ये सारी चीजें क्या इस सिलेबस की पार्ट है। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स के सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है, जब गरीब लोग, बिलो पॉवर्टी वालों को फाइनेंस सपोर्ट नहीं हो रहा, लोन नहीं मिल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली है क्या। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे हम बोलते हैं हर बच्चे को सेम ट्रीट करो, तो वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने फाइनेंस में या मैं बोलूं बैंकिंग में पढ़ा ही है। डिजिटाइजेशन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। इंश्योरेंस जो हमने डिस्कस किया, टाइप्स, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेंसिबिलिटी, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेम, तो ये सारे हमारे मिला के ये टॉपिक कवर होते हैं। तो आप देखिए, भले हमारे पास ब्रॉड 4 सब टॉपिक्स थे, बट उसके अंदर भी हमको कितने टॉपिक्स है, हमारे हर टॉपिक से एज्यूम में कर 10 क्वेश्चंस आते हैं। हर कॉमर्स 2 मतलब पेपर 2 का हमारे पास 20 मार्क्स में बोलते हुए, तो अगर उसमें से मुझे एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस भी अच्छे से आते, हो सकता है 4 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, क्योंकि वो न्यू होगा। एज अ टीचर, एज अ गाइड दे रही हूँ मैं आप लोग को, मुझे भी नहीं आ सकता, बट हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी कि अगर एटलीस्ट मुझे इसके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो तो चेंज होने वाला ही नहीं, बैंकिंग का पास तो कभी चेंज नहीं होगा। आरबीआई में प्रेजेंटली क्या हो रहा है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, नॉन डेवलपमेंट अदर बैंक है या डेवलपमेंट बैंक है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब क्या है। तो अगर हम इतना बेसिक पढ़ के जाए, अपनी अवेयरनेस रखे, एज अ टीचर्स, एज लर्नर्स, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट्स टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। आप सिंपली बैंक में जाते हैं ना, आप वहां से भी 10 चीजें ऑब्जर्व करके आए, कल हो सकता है वो आपका एक नेट सेट का क्वेश्चन। तो प्लीज आप जब भी स्टडी कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, आपने क्या पढ़ा। अब आपने सपोज यहाँ पर कभी एडीआर और जीडीआर के बारे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, बट आप कभी भी उसकी बेसिक पर जाइए, ये हेडिंग्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। तो ये बैंकिंग कितने सब्जेक्ट से जुड़ा है, इकोनॉमिक्स, एसपी, या मैं बोलूं कंप्लीट बैंकिंग या इंश्योरेंस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमने एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कहीं ना कहीं कौन से ईयर में पढ़े। तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक श्योर वी आर स्टडिंग प्रॉपरली। क्या पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, बट सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो कभी भी आप अच्छी बुक से पढ़िए, कंप्लीट देखिए, 2019 में सिलेबस अपग्रेड हुआ था, बेसिक चीजें जो न्यू एडिशन है उसको स्टडी कीजिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। ये एग्जाम आप लोग की करियर है, आपकी फाउंडेशन बनाती है, एंड ट्रस्ट मी, नो एग्जाम इज इजी अगर हमारी पढ़ाई हुई ना हो। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते, और कल जाके आपको भी अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना है, गाइडेंस देना है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, अपना हैप्पी करियर बनाइए और अपने अच्छे रिजल्ट्स लाके दीजिए। देखते रहिए एनटी की वेबसाइट, और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।